हेलो साथियों, नमस्कार। कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे पशु परिचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, और उसमें आज हमारी 5वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर की संरचना, अंग एवं तंत्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर की संरचना। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर होता है और 310 केल्विन किसके अंदर, केल्विन के अंदर होता है। तो हमारे ऑप्शन में तीनों में कौन सा मिलता है देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसके अलावा 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट के अंदर और 310 केल्विन के अंदर। अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस याद है तो इसके अलावा आप सूत्र से भी याद कर सकते हैं। कौन से, C/5 बराबर F माइनस 32/9। इस सूत्र को ध्यान रखिए, आप इनका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सेल्सियस में दे रखा है तो आपको फ़ारेनहाइट में भूल गए हो तो इस सूत्र के अंदर सेल्सियस रख के आप फ़ारेनहाइट का मान याद कर सकते हैं। और अगर आपको सेल्सियस के अंदर याद है और केल्विन के अंदर रखना है, याद करना है, तो आपको 273 क्या सेल्सियस के अंदर 273.15 जोड़ देना है तो आपका क्या 310 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको पता है पशु परिचर एग्जाम के लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं। उसमें क्या 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं आपको मात्र कितने रुपए में, 49 के अंदर। तो आपके अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर जिसने ले लिया बहुत अच्छी बात है और जिसने नहीं लिया वो जल्दी करे, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है नजदीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रक्तचाप, लार आना, वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह बात हो रही है मस्तिष्क की कि मस्तिष्क के अंदर कौन सा भाग है जिसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो मस्तिष्क को देखें तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क कौन कौन सा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश मस्तिष्क। कौन सा, पश मस्तिष्क। ये 3 भागों में किसको, मस्तिष्क को बांटा गया है। जिसमें अगर मस्तिष्क को देखें हम तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पर मस्तिष्क और डायनसेफेलोनो भाग। इसके अलावा पश मस्तिष्क को देखें तो किसको में बांटा गया है, इसको अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा। ये मस्तिष्क क्या, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। तो हमारे बात कर रहा है ये अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाएं देखें तो पश मस्तिष्क का भाग कौन सा है, मेडुला ओब्लोगेटा भाग होता है। कौन सा, मेडुला ओब्लोगेटा भाग होता है। इसके द्वारा क्या अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा, मेडुला ओब्लोगेटा भाग के द्वारा। अब अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है जिसके द्वारा हम नियंत्रण खुद नहीं कर सकते, जैसे वमन या उल्टी या वोमिटिंग बोले जिससे। और इसके अलावा देखें हम क्या, श्वसन दर, रक्तदाब, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे छींकना। तो ये सभी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे देखिए हृदय स्पंदन। तो इनमें कौन सी क्रियाएं किसके द्वारा होगी, मेडुला ओब्लोगेटा भाग के द्वारा होगी, जो पश मस्तिष्क का भाग है। इसके अलावा देखिए पर मस्तिष्क या सेरिब्रम, तो इसके द्वारा कौन सी क्रिया होती है, IQ, इंटेलिजेंसी, विचार विमर्श। और अपन देखिए इसके अंदर और कौन कौन से, IQ के अलावा विचार विमर्श, सोचना समझना, ये सभी पर मस्तिष्क के द्वारा होती हैं। इसके अलावा देखते हैं डायनसेफेलोनो भाग, इसके अंदर आता है हाइपोथैलेमस। क्या, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस इसके अंदर आता है। तो हाइपोथैलेमस भाग होता है, उसके अंदर भावनात्मक व्यवहार, इसके अलावा ताप नियंत्रण। क्या मुख्य बात रखनी है, हाइपोथैलेमस के द्वारा टेम्परेचर नियंत्रित होता है। तो ये इसके भाग है। इसके अलावा देखिए हम क्या, एक अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के द्वारा क्या होता है, शरीर का नियंत्रण या ऐच्छिक क्रियाएं। अगर किसी व्यक्ति ने ड्रिंकिंग कर रखी है
तो उसका अनुमस्तिष्क भाग काम अच्छे से नहीं कर पाता, जिसके अंदर द्वारा उसका शरीर क्या लड़खड़ा जाता है। तो इसमें देखें मस्तिष्क का क्या अनैच्छिक क्रियाएं, तो किसके द्वारा होगी, मेडुला ओब्लोगेटा। तो मेडुला ओब्लोगेटा ऑप्शन नंबर 2 हमारा यह आंसर रहने वाला है। हाइपोथैलेमस में द्वारा ताप नियंत्रण, भावनात्मक व्यवहार, और पर मस्तिष्क के द्वारा आईक्यू या विचार विमर्श इसके द्वारा होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि का शरीर की संस्थिति संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो अभी हमने बात की शरीर के संतुलन के लिए, तो हमने देखा पश्च मस्तिष्क का भाग या सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, कौन सा, अनुमस्तिष्क संतुलन करता है, नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 रहने वाला अनुमस्तिष्क। इसके अलावा मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु क्या कहता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, जिस पर हमारा शरीर का मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, उसका नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। जैसे हमारा किसी वस्तु पर, चुभने वाली वस्तु पर पैर पड़ता है, एकदम से पैर उठ जाता है, वो कौन सी क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया, उसका नियंत्रण कौन करेगी, मेरुरज्जु। और यह हमारा ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो भूख, प्यास, इसके अलावा ताप नियंत्रण, ये किस भाग में पाए जाएंगे, जो हमारा हाइपोथैलेमस, किसके भाग द्वारा, हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। तो हाइपोथैलेमस कौन कौन सा है, भूख प्यास, इसके अलावा ताप नियंत्रण, और इसके अलावा देखें हम इसका भावनात्मक व्यवहार। अब भावनात्मक व्यवहार के अंदर क्या आता है, गुस्सा, प्यार, इसके अलावा खुशी, सेक्स, ये किसके अंदर आते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण होते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन में भूख प्यास आ जाए, ताप नियंत्रण आ जाए, या भावनात्मक व्यवहार में जैसे गुस्सा, इसके अलावा प्यार, खुशी, सेक्स जो भी आ जाए, तो किसके द्वारा होगा, हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, मनुष्य मस्तिष्क में सीएसएफ की मात्रा, कि सीएसएफ की मात्रा कितनी होती है। तो सीएसएफ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देखें तो सेरिब्रो, क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका फुल फॉर्म होता है सीएसएफ की। ये हमारे मस्तिष्क के अंदर या खोपड़ी के अंदर पाया जाता है, और ये मस्तिष्क क्या करता है, जैसे इसका आवरण, गद्दी रूपी आवरण व्यक्त प्रदर्शित करता है, कौन करता है, सीएसएफ। जैसे हम देखें कि हमारे जो टूटने वाली वस्तु, उसके चारों तरफ गद्दी फॉर्म की गद्दी लगाते हैं, उसी प्रकार हमारी मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए क्या, सीएसएफ लिक्विड फॉर्म के अंदर मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। तो ये पूछा कि कितनी मात्रा के अंदर पाया जाता है, तो इसकी मात्रा 150 ml कितनी होती है, 150 ml सीएसएफ की मात्रा हमारे मस्तिष्क शरीर के अंदर होती, कितनी, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव नेत्र में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कि जो मानव नेत्र है उसके अंदर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कि प्रतिबिंब कहां बनता है। तो हम हमारी आंख को देखें तो आंख के अंदर जो सफेद भाग, जो हमारी आंख होती है, जो सफेद भाग होता है क्या, कोर्निया, जो हमें सफेद भाग दिखता है वो क्या, कोर्निया होता है। और सफेद भाग के अंदर गोल आकार के में रंगीन सरता दिखाई देती है, उसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। और जो रंगीन भाग के अंदर एक इस जैसे ये मान लो अपना क्या है, सफेद भाग है, और इसके अंदर गोल संरचना कौन सी हो गई, कोर्निया, कौन होगी, परितारिका या आइरिस। और आइरिस के अंदर एक इस प्रकार की बिंदु रूपी संरचना पाई जाती है, वो क्या होती है, पुतली, क्या कहलाती है, पुतली होती है। उसके अलावा देखें हम, पुतली के अलावा रेटिना, तो रेटिना क्या होता है, आंख का सबसे पिछला भाग होता है। और प्रतिबिंब किस पे बनता है, सबसे पिछले भाग रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर। तो ऑप्शन नंबर 4 दृष्टि पटल या रेटिना पर बनेगा। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा इस पर रोड्स एवं कोन्स पाए, क्या, रोड्स एवं कोन्स पाए जाते हैं, किसके अंदर, रेटिना के ऊपर। ये प्रकाश संवेदी अंग होते हैं, कौन, रोड्स और कोन्स, किसके अंदर पाया जाता है, रेटिना पर पाए जाते हैं। और जो अपना जो प्रकाश प्रवेश करता है तो किसके द्वारा करता है, पुतली के द्वारा प्रवेश करता है। और पुतली का नियंत्रण
किसको क्या सिकुड़ना और फैलाना आयरिस या परितारिका के द्वारा नियंत्रित होती है। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कि पुतली किसके द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा, आयरिस या परितारिका के द्वारा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य नेत्र में किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? कि मनुष्य है उसके अंदर किस भाग को प्रत्यारोपित करता है। हम देखते हैं भाई आंखों का ऑपरेशन करवाया, आंखों का ऑपरेशन किस भाग का प्रत्यारोपण होता है? कोर्निया। किस भाग का होता है? कोर्निया का। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 रहने वाला है। और कोर्निया का क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें खुद की ब्लड सप्लाई, क्या खुद की ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती, किसके अंदर? कोर्निया के अंदर। तो खुद की ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। इस कारण कोर्निया भाग का क्या किया जाता है? प्रत्यारोपित किया जाता है। इसके अलावा देखें यहाँ पे हम एक ऑप्शन है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है? जैसे आंखों का आना, क्या होता है? आंखों का आना। जैसे बोलते हैं हमारी आंख आ गई, रेड रेड हो जाती है, और इसको क्या, पिंक, पिंक रोग भी क्या किसको कहते हैं? जो आंखें आती हैं, जब आंखें लाल हो जाती है, उसे कंजक्टिवा या पिंक रोग कहते हैं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन कौन सा है? प्रत्यारोपण कौन सा भाग होता है? कोर्निया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 8, कि मायोपिया किस दोष का नाम है? यहां पे पूछा है कि मायोपिया किस दोष का नाम है। तो हम देखते हैं 2 रोग होते हैं मायोपिया, इसके अलावा देखें हाइपर परमेट्रिया। तो मायोपिया हाइपरमेट्रिया क्या होता है? तो मायोपिया होता है उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का ही इंग्लिश में नाम मायोपिया है। इसके अलावा हाइपरमेट्रिया को दूरदृष्टि दोष, किसका? दूरदृष्टि दोष का नाम ही हाइपरमेट्रिया है। तो ये मतलब मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और मायोपिया के अंदर क्या होता है? कौन सा लेंस मतलब उपयोग किया जाता है इसके अंदर, इसको रोग के उपचार के लिए? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज होता है। और जो हाइपरमेट्रिया उसके अंदर क्या होता है? दूरदृष्टि दोष के अंदर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसके अलावा देखिए हम एक रोग होता है आंखों के अंदर, वर्णांधता। कौन सा होता है? वर्णांधता। तो वर्णांधता के अंदर क्या होता है कि मनुष्य को हरे और लाल कलर में फर्क दिखाई नहीं देता, मतलब हरे लाल दिखाई, उनको सेम दिखाई देते हैं, उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। इसके अलावा हम देखें जरा दृष्टि दोष भी आंखों के अंदर होता है। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। यह क्या होता है? वृद्ध अवस्था में होता है। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। इसके अंदर क्या होता है? जो अपनी आंखों की पेशियां क्या शिथिल हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, जिससे उसको ना दूर की वस्तु दिखाई देती है ना पास की वस्तु। इसलिए वहां जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए डीफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डीफॉक्सी लेंस में ऊपर की साइड अवतल लेंस का और नीचे की साइड उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक रोग और होता है आंखों में, एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य दोष, और उसके निवारण के लिए क्या किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहां पूछ रहा है मायोपिया किस दोष का नाम है? तो निकट दृष्टि दोष का। तो ऑप्शन नंबर यहां 2 रहने वाला है। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए। ये पूछिए, दिखा रहा है कि संरचना दे रखे हैं और इसमें कुछ कार्य दे रखे हैं हमारे शरीर के। तो इसमें एक संरचना, पहला एपिग्लोटिस या कंठछद मार्ग। जो एपिग्लोटिस या इसको बोलते हैं दक्खन मार्ग, ये क्या होता है? हमारी जो ग्रसनी है उसके अंदर पाया जाता है। जो श्वास नली और क्या है कि अपनी ध्वनि तंत्र या पाया जाता है, उसको क्या अलग करता है? किसको? एपिग्लोटिस। दोनों को अलग अलग करता है। जब अपन भोजन खाते हैं तो दोनों मतलब श्वास नली के अंदर ना प्रवेश कर जाए, इस प्रकार से एपिग्लोटिस कार्य करता है। तो एपिग्लोटिस देखिए क्या कार्य करता है? एपिग्लोटिस भोजन तथा वायु का सामूहिक, ये नहीं होता, भोजन को लैरिंक्स में आने से रोकता है। क्या? भोजन को लैरिंक्स में आने से रोकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये पहले में क्या ब आएगा। इसके अलावा लैरिंक्स या स्वर यंत्र रोकता है। कि लैरिंक्स क्या करता है? जो ध्वनि यंत्र होता है वो क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करने कार्य करता है। जो प्लूरा होती है, क्या फेफड़ों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या प्लूरा कहते हैं। तो फेफड़ों का आवरण को द में फेफड़ों का आवरण। इसके अलावा फेरिंग्स या गर्सनी, कि गर्सनी क्या करती है? भोजन तथा वायु का सामूहिक रूप होता है। कि जो भोजन नलिका
और क्या वायु नलिका होती है, उनको सामूहिक रूप से कौन ग्रसनी इकट्ठा करके रखती है। तो पहले में क्या आएगा ब, दूसरे में क्या आएगा स, और तीसरे में द, और चौथे में क्या आएगा ए आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में श्वसन दर है कि श्वसन दर क्या है कि मनुष्य जो श्वसन लेता है उसकी मतलब कितनी श्वसन लेता है, 16 लेता है, 10 लेता है, 12, तो पूछ रहा है। तो श्वसन दर, क्या श्वसन दर को मापने वाले यंत्र को स्पाइरोमीटर कहते हैं। क्या? स्पाइरोमीटर के द्वारा श्वसन मापी जाती है। मनुष्य के अंदर देखें तो श्वसन दर 14 से 16 प्रति मिनट होती है कि 1 मिनट के अंदर मनुष्य 14 से 16 श्वास लेता है। तो इसमें देखें हम ऑप्शन 30-36 प्रति नहीं होगा, 10 से 12 भी नहीं होगा, 72 प्रति मिनट भी नहीं होगा, तो 14 से 16। तो 14 से 16 ये ऑप्शन है नहीं, तो अपना 17 से 19 लगभग कितना ऑप्शन नंबर 4 रहने वाले। आपको वैसे भी दे सकता है 10, 12, 16, 9, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 16 को यूज करने पड़ेगा। मतलब 14 से 16 के बीच में अगर 16 है तो आपको 16 को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा देखें 72 प्रति मिनट, ये क्या होता है अपना हृदय की दर। हृदय की दर कौन सी थी? 72 प्रति मिनट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया, जो श्वसन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, ऊर्जा शोषी। तो श्वसन जो अपना है उसके अंदर क्या ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा निकलती है, इसलिए क्या उष्मा क्षेपी प्रक्रिया होती है क्या श्वसन। क्योंकि जो अपना ग्लूकोज क्या जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है उसका क्या दहन होता है, दहन होता है, इससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, क्या ऊर्जा निकलती है, इसलिए से क्या उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, कौन सी? श्वसन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंकाल पेशी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है। तो अपने कंकाल पेशी पाई जाती है उसके इकाई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन किसे कहते हैं? तो यहाँ जो सार्कोमियर, क्या सार्कोमियर है, उसी को हुई कंकाल पेशी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। इसके अलावा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 एक और है, इसमें क्या है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? किडनी की संरचनात्मक और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। आपने वो पूछा कंकाल पेशी, तो ऑप्शन नंबर 1 सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव में कितने मरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? कि मानव के अंदर जो मरुतंत्रिका कितनी पाई जाती है? तो क्या 31 जोड़ी, सिंगल नहीं पाई जाती, जोड़ी के अंदर पाई जाती कितनी? 31। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 1 रहने वाला है, 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूची के साथ सूची को मिलान कीजिए। इसमें सूची दे रखी है, एक तरफ हड्डियां दे रखी है और एक तरफ शरीर के हिस्से दे रखे हैं, किस हिस्से में कौन सी हड्डी पाई जाती है। तो हम देखें क्या ह्यूमरस, ह्यूमरस देख किसके अंदर पाई जाती है? अपने हाथ के अंदर। फीमर किसके अंदर पाई जाती है? पैर के अंदर। और पैराइटल बोन किसके अंदर पाई जाती है? हमारे सिर के अंदर पाई जाती है और स्टर्नम हमारे वक्ष भाग में पाई जाती है। तो हम देखें अपने जो पैर हाथ होता है उसके अंदर कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और अंगुलास्टिया किसके अंदर पाई जाती है? हमारे हाथ के अंदर। और हम फीमर की, ये पैर के अंदर की बात करें तो फीमर, टिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस और अंगुलास्टिया किसके अंदर पाई जाती है? पैर के अंदर पाई जाती है। तो हम देखें जो अपने पैर है उसके अंदर 64, जो अपना हाथ उसके अंदर 64 हड्डियां पाई जाती है और पैर के अंदर टोटल 62 हड्डियां पाई जाती है। तो हम देखते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस किसके अंदर पाई जाती है? हाथ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हाथ ब में मिलेगा। फीमर देखिए किसके अंदर पाई जाती है? पैर के अंदर। तो क्या टांग। और पैराइटल बोन किसके अंदर पाई जाती है? सिर के अंदर। और स्टर्नम वक्ष के अंदर पाई जाती है। पैराइटल बोन हमारे जो मस्तिष्क है उसके अंदर किसकी मात्रा कितनी होती है? 1, इनकी संख्या 1 होती है और स्टर्नम की भी 1 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और किस प्रकार पाई जाती है? एक तो अक्षीय कंकाल और एक अनुबंधी कंकाल।
इसके रूप में पाई जाती है। इसमें अक्षीय कंकाल के अंदर 80 हड्डी पाई जाती हैं और 126 हड्डियां किसके अंदर पाई जाती है, अनुबंधी कंकाल के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार से 206 हड्डियां हमारे मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 206। इसके अलावा आपको पूछे कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो नवजात शिशु के अंदर, शिशु के अंदर 200 हड्डियां पाई जाती है, 280 हड्डियां पाई जाती है। और इसके अलावा ये क्या है, 286 हड्डियां। इसके अलावा आपको कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो 639 मांसपेशियां मनुष्य के अंदर पाई जाती, कितनी 639। तो हड्डियां कितनी हो गई, 206। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है कि मानव शरीर है उसके अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है, तो हमारे जो पैर के अंदर फीमर पाई जाती है वही सबसे बड़ी हड्डी होती है, कौन सी है, फीमर। तो ऑप्शन नंबर 3, अगर आपको पूछ ले कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है, तो अपने कान के अंदर पाई जाती है स्टेपिस। कौन, स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी। बड़ी पूछे तो आपको फीमर करनी है और छोटी पूछे तो स्टेपिस हड्डी करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का कठोरता भाग है कि मानव शरीर है उसके अंदर कठोरतम भाग कौन सा पाया जाता है, तो कठोरतम भाग देखें तो दांत का इनेमल, कौन सा, इनेमल भाग सबसे कठोरतम भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 रहने वाला है। और जो इनेमल भाग होता है कौन सा होता है, जो अपने दांत का सफेद ऊपर का सफेद परत होती है उसे इनेमल भाग कहते हैं। और ये किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट से ये बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। कौन सा भाग, इनेमल भाग है सबसे कठोरतम भाग है, ये कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चौर्णक दांतों की संख्या होती है। ये पूछा है ऊपरी जबड़े में, एक निचला जबड़ा होता है और एक ऊपरी जबड़ा होता है, जिसमें पूछा है चौर्णक दांत। तो इन दांतों को याद रखने के लिए कितने दांत किस भाग में पाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, एक सूत्र ICPMM, ये सूत्र है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलस, मोलस, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन से, इंसिजर मतलब कृंतक दांत, कैनाइन मतलब रत्नक दांत, प्रीमोलस अगर चौर्णक और मोलर चौर्णक दांत। तो आपको इसके लिए एक सूत्र 21-23, कौन सा, 21-23 इंटू 2 बराबर 32। कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है इंसिजर्स। तो आपको पूछ ले, जैसे आपको पूछ रहा है चौर्णक दांत, तो चौर्णक दांत कौन से होते हैं, मोलर्स, जो मोलस दांत उसे चौर्णक कहते हैं। तो कितने इनकी संख्या, 3 तो 3 कितने हो गए, 6, और टोटल गुणा 2 से करेंगे तो कितने दांत हो गए, 12। तो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में कितने, 12 पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़ा ऊपर का है, ऊपरी और ये निचला, तो दोनों जबड़ों में 3 और 3 6 इंटू 2 12 पाए जाते हैं। लेकिन अपने को पूछा है ऊपरी जबड़ा, तो ऊपरी में क्या, 3 इंटू 6, ओनली 6 पाए जाएंगे। तो यहां कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, 6 दांत पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको किसी में पूछ ले ऊपरी जबड़े निचली जबड़े, आपको लेकिन ये ध्यान रखना अच्छे से, ऊपरी जबड़ा या अगर ऊपरी जबड़ा नहीं आके यहाँ के कौन दोनों जबड़ों में चौर्णक दांत कितने पाए जाते हैं, तो आपको 3 दूनी 6 और 6 इंटू 2 कितने करने पड़ेंगे, 12 दांत पाए जाएंगे। और टोटल दांत कितने पाए जाते हैं, 32। इसके अलावा हमें पूछे नवजात शिशु के अंदर, तो नवजात शिशु के अंदर 2102 इंटू 2 20 दांत पाए जाते हैं। कितने, 20 दांत नवजात शिशु के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें 2 ऊपरी जबड़े पे, 2 निचले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 किसके अंदर पाए जाते हैं, इंसिजर या कृंतक दांत पाए जाते हैं। इसके अंदर जो नवजात शिशु है उसके अंदर क्या, प्रीमोलर्स या अगर चौर्णक दांत नहीं पाए जाते, उनकी संख्या 0 होती है। और इसके अलावा जो मोलस दांत है, अंतिम मोलर दांत शिशु के अंदर, नवजात शिशु के अंदर नहीं पाए जाते। जो अंतिम मोलर दांत होते हैं किसे क्या कहते हैं, विजडम टीथ या अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, जो किसके अंदर नहीं पाई जाती, नवजात शिशु के अंदर वह नहीं पाई जाती। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि नवजात शिशु के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते, कौन से
अग्र चौर्णक या प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। इसके अलावा अक्कल डाढ़ भी उसके अंदर नहीं पाई जाती। अक्कल डाढ़ क्या होती है? एक अवशेषी अंग होता है। तो इसके लिए आपको दांतों की संख्या, कोई से भी दांत की संख्या पूछ ले, इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है 21-23, 21/23, 21/23 इंटू 2। ठीक है, ये ऊपरी जबड़े हो गए और निचले जबड़े हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कान की कितनी हड्डियां होती हैं? कि कान के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तीनों एक एक हड्डियां पाई जाती है। तो हमारे शरीर में कितने कान पाए जाते हैं? 2 कान। तो ये कितनी हो गई? 3 × 2, 6 हड्डियां किसके अंदर पाई जाएगी? कान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ 3 रहने वाला। कितनी संख्या पाई जाएगी? 6। कान के अंदर 6 हड्डियां पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। और हमारा कान का देखिए तो कान के 3 भाग होते हैं, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और आंतरिकर्ण। तो यह मध्यकर्ण के अंदर ये पाई जाती है। इसके आगे हम चलें, क्वेश्चन नंबर 20, लार निम्नलिखित में किसके पाचन में सहयोग करती है? ये जो हमारे मुख के अंदर, क्या मुख के अंदर जो लार पाई जाती है वह किसका पाचन करती है? तो लार के अंदर क्या पाया जाता है? टाइलिन। लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो आपको पूछ ले कि टाइलिन एंजाइम किसके अंदर पाया जाता है? लार के अंदर। या पूछे लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा पाया जाएगा? टाइलिन। तो टाइलिन क्या करता है? स्टार्च होता, क्या स्टार्च होता है, उसका पाचन माल्टोस के अंदर, क्या माल्टोस शर्करा के अंदर कर देता है। किसका? स्टार्च का। तो यह ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है कि स्टार्च का पाचन कौन करता है? लार। लार के अंदर टाइलिन पाया जाता है, वह स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोस शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम में से कौन सा जिम्मेदार है? जो दूध है उसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो कौन सा करता है? रेनिन। ऑप्शन नंबर यहाँ 1 रहने वाला है, दूध का पाचन रेनिन करता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 कि लैक्टोज बना हुआ होता है। तो सबसे पहले देखें ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज से क्या बनता है? सुक्रोज। ग्लूकोज से ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रुक्टोज से फ्रक्टोज बनेगा। लेकिन यहां पूछा अपने को लैक्टोज, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से क्या? लैक्टोज बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां 3 रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हम देखें, सबसे पहले तो पेप्सिन। पेप्सिन पाया जाता है आमाशय के अंदर। इसके अलावा ट्रिप्सिन, ये पाया जाता है अग्नाशय के अंदर। और लैक्टेस, ये किसके अंदर पाया जाता है? जो हमारी छोटी आंत होती है उसके अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या? 4 बचा, जो किसके अंदर पाया जाता है? लार के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 टाइलिन पाया जाएगा। इसके अलावा आपको पूछ लेगी आमाशय के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताओगे पेप्सिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक मासिक धर्म चक्कर के दौरान सामान्यतः निःशर्त अंडों की संख्या कितनी होती है? तो महिला के अंदर क्या मासिक चक्र होता है और कितने दिन का होता है? वो 28 दिन का। तो प्रत्येक 28 दिन बाद मासिक चक्कर दोबारा चालू हो जाता है। तो मासिक चक्कर के अंदर क्या होता है? प्रत्येक अंडाशय से, क्या अंडाशय से प्रत्येक बार क्या एक अंडाणु, क्या एक अंडाणु निकलता है। सिंगल अंडाणु निकलेगा। अगर उसका निषेचित हो जाता है तो क्या नाम है? वो आगे शिशु बन जाएगा। अगर निषेचित नहीं होगा तो वह मासिक चक्कर के दौरान रक्त के प्रवाह के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? अंडों की संख्या कितनी होती है? क्या होगी? अंडों की संख्या 1 रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 3 कि प्रत्येक बार अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कि जो मानव गुर्दे का रोग होता है उस रोग को क्या करते हैं? पहली बात तो इटाई रोग, इटाई रोग जो मानव में गुर्दे का रोग होता है और किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 है कैडमियम के कारण। तो जो गुर्दे में कैडमियम के कारण जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? इटाई रोग कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
वरक नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? कि जब आप नेफ्रॉन में होता है, क्या वरक नलिका होती है, उसके अंदर नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन में क्या डीसीटी भाग दूरस्थ नलिका होती है, एक पीसीटी होता है, प्राइमरी नलिका होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जल का पुनरावशोषण किस भाग में होता है? तो डीसीटी अंदर दूरस्थ नलिका होती है, उसके अंदर जल का वापस पुनरावशोषण होता है, किसके द्वारा होता है? वैसोप्रेसिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 रहने वाला, वैसोप्रेसिन के द्वारा। और इस वैसोप्रेसिन को एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन को, जो जल का पुनरावशोषण करता है। रेनिन आपको पता है किसके अंदर होता है? ये दुग्ध शर्करा का पाचन करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। इसके बाद देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 27, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। कि जो उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जन तंत्र होता है, उसमें क्या उत्सर्जित पदार्थ होते हैं कि वो 3 प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो यूरियोटैलिक जंतु होते हैं, एक होता है यूरिकोटैलिक, और एक होता है अमोनोटैलिक। ये 3 प्रकार के जंतु होते हैं, जो एक तो यूरियोटैलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरियोटैलिक, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन क्या? यूरिकोटैलिक। जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, क्या है? अमोनोटैलिक जंतु कहलाते हैं। तो मनुष्य का पूछे, मनुष्य कौन सा है? तो यूरिया। मनुष्य क्या करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए उसे यूरियोटैलिक कहते हैं। क्या ऑप्शन नंबर क्या 3 रहने वाला है? यूरिया उत्सर्जित होता है मनुष्य, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा देखिए यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक में क्या होता है? जो स्राव होता है या गाढ़ा होता है, उसको पानी की जरूरत नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक है। और किस में होता है? कीट में, पक्षियों के अंदर यूरिकोटैलिक उत्सर्जन पाया जाता है। और अमोनोटैलिक क्या होता है? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ये कौन करता है अमोनिया का? शुद्ध जल में पाई जाने वाली मछलियां, शुद्ध जल में पाई जाने वाली मछलियां। तो मनुष्य कौन सा है? यूरियोटैलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। और यूरिकोटैलिक कौन होता है? कीट या पक्षी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और अमोनोटैलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। कौन करते हैं? मछलियां अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण है? कि मूत्र का रंग है वो पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का रंग जो यूरोक्रोम वर्णक होता है, उसके कारण किसका रंग होता है? पीला रंग होता है। किसका? मूत्र का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 रहने वाला है, यूरोक्रोम। अगर आपको पूछ ले कि त्रिगंध, कि मूत्र के अंदर जो त्रिगंध आती है, जो गंध आती है, वो किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण। जो तिरगंध है किस कारण होगी? अमोनिया के कारण मूत्र में तिरगंध आती है। उसका कलर मतलब पीला किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण उसका पीला रंग होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर है उसके अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत होता है, वो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन? यकृत। ऑप्शन नंबर यहाँ 1 रहने वाला है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि सबसे बड़ी कोशिका, कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और उसके अलावा सबसे प्रबल हड्डी, क्या सबसे प्रबल हड्डी पूछ ले आपको? सबसे प्रबल हड्डी तो कौन सी सबसे प्रबल हड्डी? जबड़े में पाई जाती है मैंडिबल। तो जबड़े के अंदर पाई जाती है मैंडिबल। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। उसके अलावा सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और उसके अलावा पूछा आपको सबसे प्रबल हड्डी कौन सी है? तो मैंडिबल हड्डी होती है। किसके अंदर पाई जाती है? जबड़े के अंदर पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता? कि पाचक रंग इसमें कौन सा बनाता? देखिए हम पहले देखें आमाशय। तो ये क्या बनाता है? आमाशयी रस या जठर रस किसके अंदर बनता है? आमाशय के अंदर। इसके अलावा देखिए यकृत। तो यकृत के अंदर पित्तरस। इसके अलावा अग्नाशय के अंदर क्या?
अग्नाशयी रस बनता है। अब मूत्र के अंदर तो रस बनता नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा पाचक रस नहीं बन पाता, किसमें नहीं बनता है, मूत्राशय के अंदर। तो हमारा यहां ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। तो ये हमारे आज के 30 ट्यूशन थे। इसके आगे हम इस क्लास के मानव संरचना है उसकी एक क्लास और लेंगे, कुछ ट्यूशन और हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट रह गए हैं। तो आज हमने किसके बारे में देखा, मानव संरचना एवं तंत्र। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।